बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी सूरत हाल में कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स देखने में आई है। निगरान ख़तरे में है और निगरानों का पूरा प्लान भी ख़तरे में है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आइंदा 48 घंटे अहम है या 72 घंटे अहम है, क्योंकि पिछले एक साल से ये घंटे ख़त्म होने में नहीं आ रहे। और इसका अंदाज़ा मुझे ख़ुद आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के हुआ, बिकॉज़ हम लोग भी जब वीडियोस बनाते हैं लगाते हैं तो आप लोगों को यही बताते हैं कि रीसेंट डेवलपमेंट के अतबार से ये आने वाले 48 घंटे या आने वाले 72 घंटे अहम है, क्योंकि इसमें ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों ने निशानदेही की कि ये तो एक साल से चल रहा है, 72-48 घंटे तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद ये 72-48 घंटों वाली डेडलाइन नहीं डालेंगे अपने व्लॉग में, बिकॉज़ वो लगता है कि पता नहीं कौन सी सनसनी खेज़ी हो रही है। और मैं हमेशा से इन चीज़ों से दूर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट और फैक्ट बेस्ड चीज़ें जो है वो बता सकूँ। खैर, क्या निगरानों को घर भेजकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का वक्त आ गया है? इस नई पेशरफ्त पर इस्लामाबाद और लाहौर में क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक ताज़ा तरीन सर्वे के ऊपर बात करनी है और आप लोगों का कमेंट या फीडबैक भी दरकार होगा। इस सर्वे के मुताबिक मुराद सईद इमरान खान के बाद PTI में मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसे सर्वे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती है। मैंने इमरान खान के बाद इतना ज़्यादा हजूम पब्लिक का अगर किसी सियासी रहनुमा के गिर्द देखा है, PTI में से बात कर रहा हूँ, तो वो मुराद सईद है। उनके अलावा बाकी सारे लीडर्स के साथ लोग चलते तो हैं, लेकिन वो जो हजूम जैसी कैफियत है वो इमरान खान के बाद तो वाकई मुराद सईद साहब के साथ ही देखने में आई है। और फिर मुराद सईद के बाद तीसरे नंबर पर हैं असद उमर। आपके ख्याल में क्या ये टॉप 3 की लिस्ट ठीक है, या अगर आप लोग कोई टॉप 5 की कोई फहरिस्त बनाए तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? इमरान खान और उसके बाद बाकी 4 और कौन? तो आप लोग अपनी ज़रा फहरिस्त इस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि हमें भी ज़रा पता चले कि आम लोग या पब्लिक क्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि चूँकि अब 22 अप्रैल को पंजाब की निगरान हुकूमत की आइन में दी गई मुद्दत जो 90 रोज़ की है वो मुकम्मल हो रही है, तो क्या ये निगरान हुकूमत अपना काम जारी रख सकती है? अगर जारी रखेगी तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इसलिए या तो उसे सुप्रीम कोर्ट का आइनी कवर फ्राहम करना होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात ना होने पर कुछ दिनों का, इजाफी दिनों का आइनी कवर फ्राहम किया, या तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को इस निगरान हुकूमत को भी आइनी कवर फ्राहम करना होगा, या फिर इन्हें रुखसत किया जाना ज़रूरी होगा। इंतखाबात में ताख़ीर पर तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, लेकिन निगरान हुकूमत कब तक चलेगी, इस हवाले से एक तो आइन भी खामोश है, क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल पहले कभी डेवलप ही नहीं हुई, कभी ऐसी पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ऐसी सूरत हाल नहीं रही, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का अभी तक कोई ऑर्डर या कोई डायरेक्शन इस निगरान हुकूमत के हवाले से मौजूद है। इस सारे मामले पर PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने का मुतालबा किया है, और सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के हवाले से 2 चीज़ों के ऊपर गौर हो रहा है। पहला ये कि उन्होंने सदर से दखल अंदाजी की दरख्वास्त की है, यानी आज PTI की जानिब से ख़त लिखा गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को, यानी निगरानों की ये सारी जो एक मामला है, हुकूमत है, उसकी सारी गेम वापस सदर के हाथ में एक तरह से जा सकती है। गई नहीं है अभी, लेकिन जा सकती है। वो इस तरह से कि सदर मुमलिकत को एक ख़त लिखा गया है PTI की तरफ से, और उनसे कहा गया है कि चूँकि इस सारे मामले पर आइन खामोश है तो आप एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजें और इस मामले पर चीफ जस्टिस से या सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाए। मैं अपने पहले के भी व्लॉग्स में ये बात बता चुका हूँ कि सदर मुमलिकत वो वाहिद शख्सियत है आइनी तौर पर जिनके पास ये पावर है कि वो किसी भी मामले पर आइनी मामला ख़ास तौर पर अगर हो तो उसकी तशरीह के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिख सकते हैं, रेफरेंस के तौर पर उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मामले पर आप अपनी राय दें। अगर सदर निगरान हुकूमत के मामले पर भी इसी किस्म का कोई ख़त या रेफरेंस चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वाकई इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आइनी तौर पर निगरान हुकूमत के मज़ीद कंटिन्यू करने की, तो ऐन मुमकिन है अदालत कोई अपने निगरान रिटायर्ड जजेस को या मौजूदा किसी जज को या जो भी उनका इस्तेहकाक हो उसको इस्तेमाल कर सकती है। ये है तो एक मफरूज़ा, लेकिन PTI इसी के ऊपर गौर कर रही है कि ये एक सूरत हाल निकल सकती है। दूसरा यह है कि अगर सदर ने यह रेफरेंस ना भेजा तो फिर तहरीक इंसाफ खुद से सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर करेगी ताकि निगरान हुकूमत को घर भेजकर एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करने के हवाले से जो राह है वो हमवार की जा सके। ये एक बड़ा वज़नी पॉइंट है या एक ऐसी दलील है PTI के पास जिसके तहत वो
मोहसिन नकवी की हुकूमत और जो जितने भी बाकी निगरान खिलाड़ी हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं। वैसे तो वो एक लंबी तैयारी के साथ आए हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमें अगर 1 साल और मिल जाए। वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए ना किसी काम के लिए, तो वो उनको ब्रीफिंग देते हुए वहाँ के सेक्रेटरी बता रहे थे कि सर अगर 1 साल और मिल जाए ना तो फिर देखें आप ये क्या, मतलब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि 1 साल, 3 महीने के लिए आए हुए लोग भी ये कह रहे हैं कि 1 साल मिल जाए। तो इसका मतलब ये है कि उनका इरादा तो लंबे का है। लेकिन यहाँ पर चूँकि आइन खामोश है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है। तो अभी माफ़ कीजिएगा, सदर मुमलिकत के पास पावर जाएगी और सदर मुमलिकत से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के पास। लेट्स सी कि वो क्या बेंच बनाते हैं या इस मामले में क्या करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पीटीआई की मूव ने निगरानों की मनसूबाबंदी को थोड़ा शेक ज़रूर किया है, क्योंकि उनको भी अनसर्टेनिटी रहेगी कि अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर जारी कर दे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपये के फ़ंड्स के इजरा के मामले पर। अभी तक तो ये फ़ंड जारी नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट की एक और डेडलाइन अब ख़त्म होने वाली है। 17 अप्रैल की डेडलाइन है ना, ये भी ख़त्म होने वाली है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि 48 घंटे या 12 घंटे, 17 तक की डेडलाइन है और वो जब ख़त्म होगी तो आपको बताऊँगा। लेकिन इस दौरान एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ, ये 21 अरब रुपये तो जारी नहीं हो सके, लेकिन 22 अरब रुपये मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे जिस वजारत पर मौजूद हैं उनको जारी कर दिए गए हैं तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर। 22 अरब उनको जारी हो गए, इलेक्शन के लिए नहीं है। और वजारत आबी वसाइल जो है उनको भी 30 अरब रुपए जारी हो चुके हैं तरक्याती मंसूबों के नाम पर। उसकी डिटेल मैं व्लॉग के आखिर में आपको बताता हूँ कि किस वजारत को कितने अरब रुपए जारी हो सके हैं, लेकिन नहीं जारी हुए तो इलेक्शन के लिए 21 अरब जारी नहीं हो सके। स्टेट बैंक को यह रकम कल तक इलेक्शन कमीशन को जमा कराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह पर इनफील्ड है। लेकिन इससे पहले अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत ने कोई काउंटर मूव नहीं की, तो हो सकता है कल तक ये रकम इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी जाए। लेकिन इसी दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का एक अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हो उसके ऊपर मनोवन इसी तरह से अमल दरामद हो जाए, कोई रुकावट ना डाली जाए। इसलिए ये इजलास जो कल तलब किया गया है इसमें गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया गया है। और ना सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक बल्कि जो वज़ीर कानून है नज़ीर तारड़, वो भी इस इजलास में मौजूद होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जारी अहकामात का कानूनी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा कि कैसे कोई राह निकाली जा सकती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को भी इजलास में बुलाया गया है और कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा कि अदालती हुक्म की हुक्म अदूली किस तरह से की जाए। तो लेट्स सी कल ये इजलास होगा तो इसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर पर बात करनी है जो मैंने कल के व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जमात इस्लामी तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए 1 तारीख पर मुत्तफ़िक करने का मिशन लिए इस वक्त सरगर्म है। कल उनकी इमरान खान से, शहबाज शरीफ से बहुत अहम मुलाकातें हुई, वफूद की सतह पर यह मुलाकातें हुई और काफ़ी हद तक मुस्बत रही हैं। इसलिए जमात इस्लामी ने यह फ़ैसला किया है कि वो ईद के फ़ौरन बाद दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता करेंगे और अपनी मेज़बानी में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे, जिसमें सारी बाकी सियासी जमातों को भी मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाएगा और एक साजगार माहौल ऐसा पैदा किया जाएगा जिसमें सारी जमातें मिलकर इस बात पर यानी 1 तारीख पर सारे इंतखाबात के लिए गौर कर सके या कोई एक स्टेप आगे बढ़ सके। लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिराजुल हक साहब के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, वो उनके पास इतनी पावर नहीं है या उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह कुछ कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर जहाँ इतनी ज़्यादा खलीज आ गई है कि ना फ़ौज अपना उस तरह से इंटरवीन करने की पोजीशन में है कि वो किसी तरह से आएँ, बिकॉज़ वो अगर आते हैं तो वो और ज़्यादा एक मैस क्रिएट होने के इम्कान आते हैं, तो इसलिए वो तो बिल्कुल साइड पर है। तो बाकी अब कौन किस तरह से आगे इन सियासी जमातों को एक पेज पे लाने के लिए किरदार अदा करे, तो मेरा ख्याल है ठीक है, सियासी मामलात सियासी लोगों को ही हल करने हैं तो फिर बीच में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत तो हो, कोई ना कोई ऐसी पार्टी तो हो जो कोई ना कोई रोल अदा कर सके। बाकी सारी सियासी जमातें तो या कोई रजीम चेंज के बेनिफिशरी हैं या कोई रजीम चेंज से नुकसान उठाने वाले हैं, तो कोई उस तरह से न्यूट्रलिटी का आंसर कहीं नज़र नहीं आता। तो आज आगे बचते सिराजुल हक साहब ही हैं, तो देखते हैं कि वो इस मामले में क्या कर सकते हैं। ना MKM के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, ना बाप पार्टी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ना किसी और जमात के ऊपर, ना काफ लीग को मौका दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब अगर अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं तो कहीं थोड़ी बहुत ही अगर उम्मीद की किरण पाकिस्तानी को नज़र आ रही है तो इससे भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। इन्हीं सारी खबरों के दौरान आज की ताज़ा एक अपडेट जो मैंने थोड़ी देर पहले व्लॉग में शेयर की वो ये कि हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए
129 अरब रुपए जो पहले मुख्तस हुए थे वो अब जारी कर दिए हैं। वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से फ़ंड्स में जो सबसे ज़्यादा रकम जारी की गई है वो वजारत आबी वसाइल को 30 अरब रुपए और मौलाना के साहबजादे की वजारत जो पहले मुराद सईद के पास थी उनको 22 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी किए गए हैं। फ़ंड्स का इजरा होना कोई गलत बात नहीं है। तरक्याती मंसूबों के ऊपर जितना पैसा लगे उतना ही अच्छा है। आवाम का पैसा है, आवाम के ऊपर लग रहा है, इससे कोई तकलीफ़ नहीं है हमें और बहुत अच्छी बात है। कहीं पे कोई पैसा लग रहा है, कोई तरक्याती काम हो रहा है, डेवलपमेंटल काम इतनी देर से रुके हुए हैं, होने चाहिए। लेकिन जो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड है, जो एक मामला पाकिस्तानियों का लटका हुआ है, फंसा हुआ है, आप कहते हैं कि सारी ताकत पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट इख्तियारात का सरचश्मा है और आवाम के नुमाइंदों से सारा पूछा जाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ इस पार्लियामेंट में जो आवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है, जो आवाम की सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी जिस जमात की होनी चाहिए थी वो तो पार्लियामेंट में है ही नहीं। यानी आवाम की अक्सरियत जो चाहती है वो तो इस पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। तो आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि ये पार्लियामेंट आवाम के असूलों के मुताबिक या मंगों के मुताबिक फ़ैसला कर देगी? तो ऐसा तो नहीं होने लगा। इसलिए जब तक ये पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है तब तक इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कह नहीं सकते। ये तो राजा रियाज जैसे लोगों की पार्लियामेंट है, ये तो मुफाद परस्त टोले की पार्लियामेंट है, ये तो इधर से हाँके जाने वाले लोगों की पार्लियामेंट है कि आप इधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। तो ये कोई सुप्रीम पार्लियामेंट इस वक्त नहीं है, कोई आइडियल कंडीशन नहीं है। इसलिए ये दरस देना बंद करें। आम लोगों को अब पता चल गया है कि कौन इस वक्त आइन के साथ खड़ा है और कौन नज़रिया ज़रूरत के साथ खड़ा है। आज एतजाज़ अहसन साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे भी लगता था कि शायद किसी मसलहत के तहत उमर अता बंदियाल शायद इस तरह स्टैंड ना ले सके, लेकिन अब एक क्लियर चीज़ नज़र आ रही है कि उमर अता बंदियाल आइन के साथ खड़े हैं और जजेस की अक्सरियत भी आइन के साथ खड़े होते हुए उन्हें सपोर्ट कर रही है। और दूसरी तरफ जो अक़लियती जजेस हैं वो नज़रिया ज़रूरत के साथ शायद कहीं खड़े हैं। तो लेट्स सी इसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है। लेकिन अब जितने हालात बुरे हो गए हैं इससे और ज़्यादा बुरे की तरफ तो हम जाने के मुतामिल हो ही नहीं सकते। अब सबको रिवर्स गियर ही लगाना है, जो मर्ज़ी कर ले। अब फंस गई है गाड़ी एक ऐसी जगह पे जहाँ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। रिवर्स गियर लगाएंगे तो ही आगे बढ़ सकेंगे, वरना इस तरह ज़ोर लगाने से कुछ नहीं होने लगा। तो आप भी दुआ कीजिए, अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आज तक के लिए इतना ही, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।